तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम बात करने वाले हैं कन्या लगन वालों के लिए। कन्या लगन वालों के लिए अभी जो फरवरी का मंथ आने वाला है ये किस प्रकार से रहेगा और आप इस मंथ को अपने लिए कैसे प्लान कर सकते हो। यहाँ पे आपका यही चार्ट बनेगा अगर आप फरवरी का गोचर अप्लाई करते हैं तो इसमें कुछ जो ग्रहों की गोचरीय स्थितियां हैं उनमें आपको मंथ के मध्य में परिवर्तन भी देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले यहाँ हम गोचर के बारे में ही चर्चा करेंगे, उसके बाद देखेंगे वास्तव में इसका किस प्रकार का रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। सबसे पहले गोचरीय स्थितियों में अगर देखें तो सूर्य की बात करते हैं। सूर्य 12 फरवरी तक मकर राशि में रहेंगे, इसके बाद इनका गोचर कुंभ राशि में होगा। बुध का गोचर मकर राशि में होगा और 11 फरवरी से ये कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र रहेंगे मीन राशि में, साथ में मंगल रहेंगे मिथुन में और 23 फरवरी से ये कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति का गोचर 4 फरवरी से वृषभ में मार्गी रहेगा और ये फिलहाल फरवरी तक लगभग यही गोचर कर रहे हैं वृषभ में ही, और बाद में इनका गोचर काफी समय बाद मिथुन राशि में होगा। लेकिन फिलहाल इनकी क्योंकि वक्री स्थिति चल रही है तो ये 4 फरवरी से ही मार्गी होने वाले हैं वृषभ में ही। शनि का गोचर कुंभ राशि में है। चंद्रमा 1 फरवरी को आपको मीन राशि में देखने को मिल जाएंगे शुरुआत में। राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है। जहां राहु मीन में गोचर कर रहे हैं वहीं केतु कन्या राशि में। तो ये गोचरीय स्थितियां हमारे सामने। अब हम देख लेते हैं इस गोचर का वास्तविक प्रभाव आपके लिए किस प्रकार का रह सकता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लग्नेश से। लग्नेश आपके बुध बनते हैं। बुध आपके चार्ट में 10वें घर के विषय में, इसलिए बुध का गोचर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बुध आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं शुरुआत में, और 11 फरवरी से ये चेंज होकर आपके 6th हाउस में चले जाएंगे। देखिए जो बुध का गोचर है आपको सही डिसीजन लेने में काफी मदद कर देगा। यहाँ इनके साथ सूर्य भी रहेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इमेजिनेशन, आपकी किसी भी प्रकार की अदर स्किल के लिए भी ये जो युति बन रहा है बहुत ज्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए। साथ में यहाँ बुध है तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट आपको बनाएंगे। आपकी एजुकेशन, आपका संतान पक्ष या अन्य ऐसे मामले जिनमें आप सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पा रहे फिलहाल, या जिनमें आप थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो उन मामलों में ये आपको सपोर्ट करेगा। साथ में देखिए लग्नेश का फिफ्थ में आना, लग्नेश का फिफ्थ में आना यानी आपको बहुत चतुर चालाक बनाता है और काफी समझदार और विवेकशील बनाता है। बुध यहाँ सूर्य के साथ रहेंगे तो सूर्य को भी बुध से यहाँ मदद मिल जाएगी और यहाँ बुध को सूर्य से मदद मिल जाएगी। अब दोनों का जो है यहाँ जो राशि परिवर्तन होगा वो लगभग आगे पीछे ही होगा। बुध यहाँ दृष्टि डालेंगे फिर आपके 11वें भाव पे, 11वें भाव पे डालेंगे तो नई धन की संभावनाओं को लेकर आएंगे, क्योंकि ये आपके 10th लॉर्ड हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में भी प्रगति देंगे आपको। यहाँ फिर बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा और वो आपके 6th हाउस में चले जाएंगे जहां वो शनि के साथ स्थित रहेंगे। इनका ये वाला जो ट्रांजिट रहेगा ये आपके लिए बेहद अच्छा साबित हो सकता है। बुध का आपके 6th हाउस में आना ऑलमोस्ट आपकी सभी प्रकार की जो समस्याएं हैं, चाहे आपको कैरियर में दिक्कत आ रही है, कोई स्ट्रगल कर रहे हैं आप, फाइनेंस वगैरह को लेकर दिक्कत है, या अन्य जो भी मामले हैं उनमें बुध का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। और बुध क्योंकि आपके लग्नेश और 10th लॉर्ड है, इसलिए कैरियर के लिए तो ये अच्छा है ही। आपके इंडिविजुअल रूप से भी आपको अगर कोई बहुत बड़ा फैसला लेना है अपने लिए, खुद के लिए, उन मामलों में भी बुध आपको बेहद सपोर्ट करते चलेंगे। यहाँ देखिए अगर आप शनि से रिलेटेड किसी भी प्रकार के इश्यू से जूझ रहे हैं वहां भी बुध आपकी मदद कर देंगे। अब सूर्य इनके साथ ही आगे बढ़ेंगे तो सूर्य भी फिर यहाँ 6th हाउस में आपको देखने को मिल जाएंगे आगे चलकर। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ से अगर दृष्टि की बात करें बुध की तो वो 12th हाउस में पड़ेगी। तो 12th हाउस से जुड़े कार्यों को मैनेज करने के लिए भी ये बहुत अच्छी स्थिति है। फिर शुक्र की बात करें तो शुक्र 2nd लॉर्ड और आपके चार्ट में वो 9वें भाव के स्वामी है। शुक्र का गोचर होगा 7th भाव में। देखिए सप्तम भाव वाला जो शुक्र का गोचर है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। राहु के साथ यहाँ शुक्र रहेंगे तो ये आपके लिए एक मैरिज का बहुत ही क्विक चांस ला सकता है। ये लव मैरिज हो सकती है आपकी, या ये कोई इंटरकास्ट या उस टाइप की मैरिज हो सकती है, इंटर रिलीजन मैरिज हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ राहु का गोचर है। अगर आपके चार्ट में भी राहु का संबंध है किसी भी तरीके से सप्तम भाव से, तो यहाँ पे एक क्विक मैरिज का चांस बनता है आप लोगों के लिए। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो हो सकता है आपका कोई बहुत सीक्रेट अफेयर इस समय हो। साथ में चाहे स्त्री का चार्ट हो चाहे पुरुष का चार्ट हो, दोनों को ही बहुत ज्यादा धन और लग्जरी की चाहत ये युति देगी। साथ में यहाँ शुरुआत में चंद्रमा भी देखने को मिल जाएंगे आप लोगों को। तो यहाँ राहु और शुक्र का युति बन जाएगा शुक्र के यहाँ आने से। तो पार्टनर की तरफ से उतनी ज्यादा उम्मीद यहाँ मत करिएगा अगर आपका राहु का संबंध सप्तम भाव से है। अदरवाइज अगर आपने कोई भी शुक्र से रिलेटेड प्रोफेशन में आप हो, चाहे आप लग्जरी आइटम से जुड़ा कोई बिजनेस कर रहे हो, आप खाने पीने की चीजों से रिलेटेड, या कोई भी प्रकार का ऐसा अन्य बिजनेस कर रहे हो जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शुक्र से जुड़ा हो, उन मामलों में आपको बहुत ज्यादा सफलता मिल सकती है और इंडिविजुअली भी आपको बहुत ज्यादा यहाँ सफलता मिल सकती है किसी भी बिजनेस में।
लेकिन यहाँ आपके रिश्ते खराब होने का बहुत ज़्यादा डर रहेगा, आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर होने का डर रहेगा, साथ में आपका किसी से कोई प्रेम संबंध भी बन सकता है और आपका अगर पहले से कोई प्रेम संबंध है, तो उस प्रेम संबंध में आपको बेहद असंतुष्टि नज़र आ सकती है और आप कोई नया रिश्ता बनाने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। शुक्र यहाँ 9th लॉर्ड भी है, 9th लॉर्ड होकर जब शुक्र यहाँ बैठे हैं, तो आपका जो भी किसी से फ्रेंडशिप होगा या रिलेशनशिप बनेगा, वो आपसे बहुत दूर का व्यक्ति हो सकता है कहीं न कहीं और वो आपसे फ्रेंडशिप करेगा कहीं न कहीं। और यहाँ क्योंकि शुक्र है वो सेकंड लॉर्ड है, सेकंड लॉर्ड होने से यहाँ धन और संपत्ति की जो संभावना है बहुत ज़्यादा बन रही है। तो आप पैसा काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करेंगे, खुद पर तो स्पेंड करेंगे ही करेंगे, खाने-पीने की चीज़ों पर और अपनी फैमिली के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पैसा स्पेंड करते हुए नज़र आएँगे। ये कंजंक्शन जो बन रहा है उस वज़ह से आपको धन और लग्ज़री की बहुत अलग प्रकार की चाहत नज़र आ सकती है। शुक्र यहाँ से आपके लगन पर दृष्टि डालेंगे और अपनी नीच के घर पे जब वो दृष्टि डाल रहे हैं, तो धन लग्ज़री के मामले में आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे, आपकी खुद की पॉपुलैरिटी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो जिन जातकों का ऑलरेडी राहु या शुक्र 7th हाउस में है, उनको थोड़ा यहाँ ध्यान देना चाहिए। इसके साथ-साथ आप शुक्र से जुड़े किसी भी ऐसे प्रोफ़ेशन से जुड़े हैं, जहाँ पर आप इंडिविजुअल रूप से कोई भी प्रकार से परफ़ॉर्म करेंगे, चाहे आप गीत-संगीत में, डांस में या अन्य मामलों में, तो उनमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस ये कंजंक्शन दिला सकता है। मैरिड लाइफ यहाँ डिस्टर्ब होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। जिन लोगों का डिवोर्स का इश्यू चल रहा है उनके डिवोर्स होगा और जिन लोगों का डिवोर्स का इश्यू चल रहा है बट उनकी उनके लाइफ में कोई नहीं है मतलब पार्टनर वगैरह नहीं है उनके और उनका किसी से कोई प्रेम संबंध नहीं है, तो उन लोगों के लिए भी ये अफेयर होने के चांस दिखाता है। फिर हम मंगल को देख लेते हैं। मंगल तीसरे घर के स्वामी और 8वें घर के स्वामी बनते हैं। आपके चार्ट में इनका शुरुआत में गोचर रहेगा 10th हाउस में। फिर ये आपके 11th में भी प्रवेश करेंगे। मंगल का जो ये वाला गोचर रहेगा, ये आपको कार्य क्षेत्र में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। यहाँ ये जो साइन है, वो भी जेमिनी साइन है और जेमिनी साइन में मंगल काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्मेंस आपको दे सकते हैं। अब वो आपके चार्ट में क्योंकि तृतीयेश है, तृतीयेश होकर जब मंगल यहाँ आते हैं, तो आप कोई भी टारगेट अपना जो आपने बनाया हो अपने लिए, वो हासिल करने में सक्षम रहेंगे। डिपेंड करता है कि आपका बुध यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा। बुध आपका वास्तव में कैसी स्थिति में है? क्या आपके चार्ट में सूर्य भी बहुत मजबूत स्थिति में है? और जो अदर प्लैनेट कोई भी है, उसका अगर आपको सपोर्ट है या नहीं है? तो यहाँ मंगल को देखना पड़ेगा, मंगल वास्तव में आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है। मंगल अगर 10th में आए तो अपने बॉस के साथ थोड़ी-सी अनबन होने की संभावना है। बॉस आपके ऊपर थोड़े-से हावी होंगे, आपको कोई बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी दे सकते हैं आपके कार्यक्षेत्र को लेके। मंगल यहाँ से फिर दृष्टि डालेंगे आपके लगन पर। लगन पर दृष्टि डालेंगे तो इनकी दृष्टि केतु पर पड़ेगा, इसलिए कोई भी बहुत जल्दी डिसीज़न लेने से आपको बचना चाहिए। कोई भी फैसला आपको थोड़ा-सा सोच समझ कर ही लेना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये आपको मंगल बहुत ज़्यादा एक्टिव बनाएगा, काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन देगा, तो ब्लाइंडली कोई भी फैसला नहीं लेना है और किसी की भी बातों में आपको नहीं आना है। यहाँ हो सकता है कि आपका पार्टनर या अदर थर्ड पर्सन कोई आपको आपको कहीं न कहीं ऐसा कोई झांसा दे सकता है या आपको अपनी बातों में ले सकता है और फिर आपको उससे नुकसान होगा किसी भी तरीके का, या तो फाइनेंशियल आपको लॉस होगा या अन्य प्रकार का। तो यहाँ पे इस सब से आपको बचना चाहिए और मंगल का दृष्टि फिर 4th पे पड़ेगा और 5th पे पड़ेगा। 4th पे जो मंगल का दृष्टि पड़ेगा, वो मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके डोमेस्टिक मामलों में और आपको धन संपत्ति के मामलों में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। लेकिन मंगल का जो 5th हाउस पे दृष्टि पड़ रहा है, वो आपके एग्रेशन को बढ़ाएगा, काफ़ी तेज़ी से डिसीज़न लेने के लिए प्रेरित करेगा और ये मंगल आप में बहुत ज़्यादा ईगो और एग्रेशन लाएगा। इससे आपको कहीं न कहीं मंगल की एनर्जी को थोड़ा-सा संतुलित करने के लिए देखना चाहिए। मंगल फिर आपके 11वें भाव में प्रवेश करेंगे जहाँ वो नीच की स्थिति में आ जाएँगे। नीच की स्थिति में आने से आप कुछ ऐसे गलत फैसले ले सकते हैं अपने इनकम और धन को लेके, जो कि आपको वास्तव में नहीं लेने चाहिए। हालाँकि इसकी चर्चा हम अगले महीने के गोचर में करेंगे। उसके बाद हम गुरु को देखते हैं। गुरु आपके 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड हैं। गुरु फिलहाल 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं और अब ये मार्गी होने वाले हैं। देखिए, अगर आपका कोई बहुत लंबा टूर, कोई आध्यात्मिक टूर है, कोई आपका फ़ॉरेन से कोई कनेक्शन है, फ़ॉरेन सेटल होना चाहते हो या हायर एजुकेशन की वज़ह से फ़ॉरेन जाना चाहते हो, पढ़ने-लिखने के लिए कहीं दूर जाना चाहते हो, किसी दूसरे स्टेट में सेटल होना चाहते हो, ये सारे के सारे प्लान अगर आपने अभी तक बनाए हैं, अभी गुरु जब तक अभी वक्री चल रहे थे, तो अब आपको उन प्लान पे काम करना पड़ेगा। यहाँ गुरु कुछ हद तक आपको आध्यात्म से जोड़ सकते हैं और बहुत सारे ऐसी चीज़ों से जोड़ सकते हैं जैसे दूसरे कल्चर, दूसरे धर्म से और आपको पढ़ने-लिखने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। जो लोग अपने किसी भी प्रोफ़ेशन की वज़ह से फ़ॉरेन में हैं, फ़ॉरेन में सेटल्ड हैं, उन लोगों को गुरु काफ़ी हेल्प करेंगे। इसके साथ ही गुरु आपके 4th लॉर्ड है। 4th लॉर्ड होकर जब गुरु इस प्रकार की कंडीशन में आते हैं, तो जातक अपना घर छोड़कर कहीं दूर स्टडी पर्पज़ के लिए जा सकता है और आपका मैरिज की वज़ह से भी आप कहीं कोई लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। गुरु का दृष्टि यहाँ से सबसे पहले लगन पर ही पड़ेगा। लगन पर दृष्टि पड़ेगा तो गुरु आपको काफ़ी ज़्यादा सात्विक बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। गुरु का बहुत ही शुभ प्रभाव पड़ रहा है आपके लगन पे।
इसलिए केतु के होने के बावजूद ऐसा गुरु थोड़ी आपके अंदर पॉजिटिविटी लाएगा, हर काम को करने की क्षमता आपको देगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाने का काम करेगा। इसके साथ-साथ आपको जीवन में बहुत कुछ नया सीखने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आपको अगर हायर एजुकेशन में किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो गुरु की इस पोज़ीशन की वजह से वो दिक्कत भी आपकी दूर हो जाएगी। गुरु का दृष्टि आपके 3rd हाउस पे रहेगा। 3rd हाउस पे गुरु आपके कम्युनिकेशन को मजबूत करेंगे, आपकी जो याद करने की जो क्षमता है, याददाश्त है, उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपको बहुत ज़्यादा जिज्ञासु बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे नए-नए विषयों को आप एक्सप्लोर कर सकें और बहुत कुछ नया सीख सकें। इनका दृष्टि फिर 5th हाउस पे रहेगा। 5th हाउस पे रहेगा तो डिसीजन मेकिंग के मामले में कुछ नए डिसीजन, कुछ नए फैसले लेने में आपको गुरु यहाँ सपोर्ट कर सकते हैं। आपकी संतान पक्ष को लेके भी गुरु आपको सपोर्ट कर सकते हैं। साथ में आपके लिए कुछ ऐसी रणनीतियाँ आपके लिए लाएँगे गुरु, जहाँ पर आप अपने लिए कुछ इनकम सोर्सेज़ ढूँढ सकें अच्छे खासे। और गुरु आपसे कुछ इस प्रकार की संभावनाएँ भी दिखाते हैं कि आप फ़ॉरेन के इनकम के थ्रू आपको कुछ ज़्यादा लाभ यहाँ होगा। तो गुरु का ये वाला जो गोचर है बेहद अच्छा है और अब गुरु जैसे-जैसे मार्गी होने के करीब आ रहे हैं, तो तब आपको बहुत ही अच्छे से इन पर काम करना चाहिए। शनि के बारे में बात कर लेते हैं। शनि आपके 5वें घर और छठे घर के स्वामी हैं। जब तक अभी शनि 6th हाउस में रहेंगे, तब तक थोड़ा-सा आपके ऊपर कुछ बड़ी ज़िम्मेदारियाँ रह सकती हैं अपने वर्क प्लेस में, तो थोड़ा-सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। साथ में आपने कोई भी इस प्रकार का काम किया, इल्लीगल काम किया है, आपका किसी से कोई लड़ाई-झगड़ा, विवाद चल रहा है, लिटिगेशन जैसा मामला चल रहा है, उन मामलों में भी शनि आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ कर देंगे। शनि 5th लॉर्ड और 6th लॉर्ड हैं, तो इन दोनों भावों के लिए ही आपको काफ़ी ज़्यादा सीरियस बनाएँगे। बस आप इस बात का ध्यान रखें कि अपने जो कलीग्स हैं, अपने जो बॉस हैं, उनके साथ अच्छे से डील करें। शनि यहाँ से दृष्टि डालेंगे 8वें भाव पे। 8वें भाव पे दृष्टि डालेंगे तो ये रिसर्च पर्पज़ के लिए या कोई भी बहुत गहनता वाला आप काम कर रहे हैं, जिसमें आपको काफ़ी समय लगेगा, काफ़ी सोचना-समझना पड़ेगा या बहुत ही लंबे समय तक आपको कोई एनालिसिस करना पड़ेगा। उन मामलों में शनि आपको सपोर्ट यहाँ कर सकते हैं। इनका फिर दृष्टि 12th हाउस पे पड़ेगा। 12th हाउस पे पड़ेगा तो जो लोग फॉरेन सेटल्ड हैं, जो लोग फॉरेन टूर करना चाहते हैं, उनके लिए बेहद अच्छा है। साथ में ये थोड़ा रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा और उसके बाद यहाँ शनि का जो दृष्टि पड़ेगा, कहीं न कहीं आपको किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन चाहिए 12th हाउस से रिलेटेड, तो वो भी देने का प्रयास यहाँ शनि आपको करेंगे। इसी प्रकार से शनि आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और आपके अन्य मामलों में आपको काफ़ी अलर्ट करने का काम करेंगे। इसके अलावा इनका दृष्टि है आपके 3rd हाउस पे। 3rd हाउस पे जो दृष्टि है, बहुत ही इम्पोर्टेंट दृष्टि कही जा सकती है, क्योंकि इस वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा शनि सहायता कर सकता है। आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने में, मेहनत करने में शनि का रोल रहेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्किंग फेज़ रहेगा आपके लिए ये। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और अब हम देख लेते हैं चंद्रमा के बारे में और सूर्य के बारे में। चंद्रमा का गोचर अगर आप लोग देखेंगे तो शुरुआत में चंद्रमा आपके 7th हाउस में ही रहने वाले हैं। ये आपके मान-सम्मान के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए या आपकी क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन शुरुआत में थोड़ा स्ट्रेस दे सकता है। चंद्रमा उसके बाद लगभग 3-4 तारीख के आस-पास आपको आपके 8वें भाव में प्रवेश करते हुए देखने को मिलेंगे। इस दौरान थोड़ा-सा इनकम की संभावनाएँ बढ़ेंगी आपकी लाइफ में, कुछ ज़्यादा इमेजिनेशन, कुछ ज़्यादा ओवरथिंकिंग आपकी लाइफ में आएगा और एरीज का मून होने की वजह से काफ़ी तेज़ी से सोचने-समझने के लिए आपको मजबूर करेगा। तो यहाँ फैसले लेते समय थोड़ी सावधानी ज़रूर बरतें। फिर चंद्रमा आ जाएँगे आपके नवम में और यहाँ गजकेसरी योग का भी वो निर्माण करेंगे। तो इस वजह से कहीं न कहीं आपको उच्च शिक्षा में और जीवन में आगे बढ़ने में बहुत ही ज़्यादा सकारात्मकता से मदद मिल सकती है। साथ में इनका दोनों का ही फिर दृष्टि आपके 3rd हाउस पे है। तो इस प्रकार से आपको कुछ नया लिखना हो, कुछ नया क्रिएटिव करना हो, उसमें भी ये दोनों ही ग्रह आपकी मदद करेंगे। चंद्रमा फिर अपने यहाँ से जो आगे बढ़ेंगे तो वो 10th हाउस में आ जाएँगे। 10th हाउस में आएँगे तो कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से डिसीज़न लेने के लिए अच्छी स्थिति है। फिर चंद्रमा अपने ही भाव में आ जाएँगे, लगभग 10 से 12 तारीख के आस-पास की ये स्थिति बनेगी। इस दौरान आपको वो कोई सडन बहुत बड़ा लाभ दे सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, सूर्य के बारे में देख लेते हैं। सूर्य आपके 12th लॉर्ड है। सूर्य शुरुआत में पंचम भाव में गोचर करेंगे, जहाँ वो बुध के साथ भी रहने वाले हैं। देखिए, सूर्य यहाँ रहेंगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इनका सपोर्ट रहेगा डिसीज़न वगैरह लेने और काम करने के मामले में और मैनेजमेंट करने में भी। तो आपका कोई भी ऐसा काम है, जिसमें आप बहुत अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, सोच समझ नहीं पा रहे, रणनीति नहीं बना पा रहे, उन मामलों में इस प्रकार से सूर्य हेल्प कर सकते हैं और सूर्य लगभग बुध के साथ ही गोचर में रहेंगे। तो सूर्य उसके बाद प्रवेश करेंगे आपके 6th हाउस में। यहाँ से सूर्य आपके इनकम के साधनों को बढ़ाएँगे, आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाएँगे, आपकी एजुकेशन में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है उसको दूर करेंगे। साथ ही साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव बनाने में भी सूर्य का रोल है। सूर्य फिर आपके 6th हाउस में प्रवेश कर जाएँगे। 6th हाउस में ये शनि के साथ रहेंगे और यहाँ बुध भी रहेंगे। ये आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति कही जा सकती है। यहाँ पर आपको डेली लाइफ़ को मैनेज करने और अपने रूटीन को मैनेज करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिल सकती है। यहाँ से इनकी दृष्टि पड़ेगी 12th हाउस पे।
12th हाउस पे यहाँ बुध की दृष्टि भी साथ में पड़ेगी, तो जो भी लोग फॉरेन में सेटल्ड हैं, जो भी फॉरेन के साथ कनेक्टेड हैं, उनको बेहद यहाँ मदद मिल सकती है। आपका किसी भी प्रकार का लिटिगेशन जैसा मामला है, कोई और अन्य ऐसा विवाद हुआ है आपका किसी के साथ, उन मामलों में आपको बेहतर डिसीजन लेने में मदद मिल जाएगी। अब देखिए, हम यहाँ लगभग सभी ग्रहों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। राहु और केतु के बारे में कोई भी विशेष चर्चा हम इस वीडियो में नहीं करने वाले। ऑलरेडी इनके बारे में हम काफ़ी बार पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अब हम देख लेते हैं कौन-कौन से अच्छे दिन हैं आप लोगों के लिए और कौन-कौन से खराब दिन आपको इस मंथ में देखने को जो मिल सकते हैं। सबसे पहले अच्छे दिनों के बारे में देखते हैं। अच्छे दिनों में आपके लिए 6 से 11 तारीख तक, 17 से 19 तक और 22 से 24 तक। ये दिन बेहद ही अच्छे रहेंगे। आपको अगर अपना कोई भी काम करना हो तो आप इन दिनों को चुन सकते हैं। फिर देखते हैं कौन-कौन से खराब दिन हैं जो आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस ला सकते हैं। चंद्रमा का गोचर जब कुंभ में रहेगा 27 और 28 को, ये समय आपके लिए थोड़ा-सा आसान नहीं होगा, डिसीजन वगैरह लेने में थोड़ा समय लग सकता है। किसी के साथ कोई विवाद हुआ है तो सावधानी आपको बरतनी चाहिए। साथ में कुछ ऐसे पेंडिंग खर्चे भी आपके हो सकते हैं, जो कि आपने जानबूझ के ना किए हों। फिर चंद्रमा का गोचर जब मेष में होगा 3 से 5 तारीख तक ऐसी स्थितियाँ बनेंगी। इस दौरान आपके ऊपर मानसिक रूप से प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा। ऐसी कंडीशंस बनेंगी कि आपको काफ़ी तेज़ी से डिसीजन वगैरह लेना पड़ेगा। चंद्रमा का गोचर जब लियो में होगा 12 से 14 तक ऐसी स्थिति बनेगी। इस दौरान आपको मुख्य रूप से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। कुछ बढ़े हुए खर्चे आपको देखने को मिल सकते हैं और आपका कोई गलत निर्णय हो सकता है जो आपको काफ़ी परेशान कर सकता है आगे चलकर। तो ये कुछ खराब दिन हैं जिनमें आपको ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल हम पूरा डिस्कशन यहाँ कर चुके हैं। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।